हम LIC का फॉर्म नंबर 300 जो कि मेजर के लिए काम में लिया जाता है, 18 साल के बाद, 18 साल कंप्लीट होने के बाद काम में लिया जाता है, उसको भरने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जो कॉलम दिया है, सबसे पहले कॉलम दिया है, फ़ोटो का कॉलम दिया है, वहाँ फ़ोटो चिपकाएंगे। देन नीचे टू बी फील्ड बाय एजेंट के द्वारा भरा जाना चाहिए, उसमें देखेंगे DOCLI कोड नंबर ऐसा दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड लिखेंगे। देन नीचे जो दिया हुआ है एजेंट स्पेसिफाइड पर्सन या सुपरवाइज एजेंट, इनका कोड नंबर, नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे एजेंट का नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और एजेंसी कोड आएगा। देन यहाँ पे आपने कोई भी BOC पहले से भरवाई हुई है तो कितना BOC भरवाया हुआ है वो अमाउंट लिखेंगे और BOC नंबर और डेट यहाँ पे डालेंगे। देन पर्सनल डिटेल्स में हम जाएंगे। डिटेल्स में सबसे पहले जो नाम दिया हुआ है, नाम में मिस्टर, मिसेज, मिस, कोई भी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम राजेश कुमार सैनी है तो फर्स्ट नेम में राजेश, मिडिल नेम कुमार और सरनेम मतलब लास्ट नेम सैनी। फादर्स नेम में फुल फादर्स नेम हमको लिखना है। देन मदर्स नेम, मदर का नेम फुल मदर नेम लिखना है। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों दिया है, इसमें से आपको जो भी है उस पर क्लिक करना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, सिंगल, विडो, डाइवोर्सी, जो भी स्टेटस है उसका आपको लिखना है। देन स्पाउस नेम, स्पाउस नेम में यदि हस्बैंड के मेल के नाम की पॉलिसी है तो उसकी वाइफ का नाम लिखना है, वाइफ के नाम की पॉलिसी है तो उसका हस्बैंड का नाम लिखना है। देन डेट ऑफ बर्थ ऑफ लाइफ अश्योर्ड, यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ना कि स्पाउस का, क्योंकि यहाँ स्पाउस पहले दिया हुआ है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ भरना है, पर नहीं, यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड का डेट ऑफ बर्थ भरना है। देन एज यहाँ पे नियरेस्ट बर्थडे के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको भर देनी है। अभी प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ, कहाँ उसका बर्थ हुआ है वो अपने को लिखना है। कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए उसमें, नहीं तो तालुका, गांव, तालुका और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम तो लिखिएगा। देन नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, आपने एज प्रूफ में क्या दिया है। यहाँ पे जो अपना स्टैंडर्ड एज प्रूफ होता है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, LC, फुल डेट ऑफ बर्थ के साथ में आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पासपोर्ट, ये फुल डेट ऑफ बर्थ के साथ में हैं, तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो भरना है। नेशनलिटी, उसकी नेशनलिटी क्या है, वो यहाँ का इंडियन सिटीजन है या फिर NRI है, वहाँ की सिटीजन के विदेश की कंट्री की है, तो वहाँ पे आपको लिखना है नेशनलिटी इंडियन, और सिटीजनशिप में कहाँ की सिटीजनशिप है। अब आपको यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है। एड्रेस में 3 तरीके के एड्रेस इस फॉर्म में दिए हैं। सबसे पहला जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जहाँ पे आपको लेटर भेजना है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट LIC का रिलेटेड कुछ भी हो तो वहाँ पे जहाँ भेजना है वो आपको लिखना है। सबसे पहले हाउस नंबर, फिर कौन से सिटी में या फिर टाउन में जहाँ रहता है वो, फिर डिस्ट्रिक्ट, देन कंट्री, फिर उसका पिन कोड, देन टेलीफोन नंबर। यहाँ पे टेलीफोन नंबर की जगह आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी टेलीफोन का ज़माना धीरे धीरे चला गया है। देन परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, यदि कोई परमानेंट एड्रेस हो। यदि आउट ऑफ कंट्री का कोई भी एड्रेस है तो आउट ऑफ कंट्री का एड्रेस आपको लिखना है। अभी KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपका पान कार्ड नंबर है और आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यहाँ पे यस लिखना है। और नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यदि आधार कार्ड आपने सबमिट किया है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड किया है तो पैन कार्ड का नंबर नीचे
आईडी नंबर में लिखना है और क्या प्रूफ दिया है, आधार कार्ड दिया है, पैन कार्ड दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, जो भी आईडी आपने दिया है वो नीचे लिखना है। एक्सपायरी डेट यदि उसमें दी हुई तो एक्सपायरी डेट लिखनी है। एड्रेस प्रूफ में आपने क्या दिया है, एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, लाइट बिल, टैक्स बिल, टेलीफोन बिल, कुछ जो भी एड्रेस प्रूफ में आपने दिया है वो यहाँ पे लिखना है। देन जीएसटी आप भरते हैं तो जीएसटी नंबर आपका लिखना है। यदि आपने आपका केवाईसी को सेंट्रल केवाईसी में सी केवाईसी करवाया हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है। ऑक्यूपेशन, अभी थर्ड कॉलम जो ऑक्यूपेशन का है, ऑक्यूपेशन में बारी आती है सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। बट यहाँ पे यदि आप उसको नॉन मेडिकल प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड है और उसकी डिग्री के हिसाब से प्रोफेशनल में गिना जाता है तो उसकी कोई भी डिग्री का एक सर्टिफिकेट जिस तरीके से वो प्रोफेशनल गिना जा रहा है वो आपको एज ए प्रूफ लेना ज़रूरी रहेगा। प्रेजेंट में क्या ऑक्यूपेशन है उसका यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखना है, बिजनेस है, सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है, जो भी काम करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यदि सर्विस करता है या कहीं पे प्राइवेट जॉब करता है तो आपको उसका एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई रिलायंस में काम करता है तो रिलायंस का लिखना है, कोई एयरटेल में काम करता है तो एयरटेल का लिखना है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट में सर्विस करता है तो स्टेट गवर्नमेंट में है तो जैसे गुजरात गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट में है वो आपको लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज, वो करता क्या है, किस तरीके का वर्क उसको दिया हुआ है। मान लीजिए क्लेरिकल वर्क दिया है, टीचिंग का वर्क दिया है, मार्केटिंग का वर्क दिया है, जो भी वर्क दिया है वहाँ यहाँ आपको स्पेसिफाई करना है। लेंथ ऑफ सर्विस एज में कितने साल से सर्विस कर रहा है। एनुअल इनकम, आपको यहाँ पे उसका इनकम प्रूफ देख लेना चाहिए, या यदि दे तो नहीं दिया है तो उससे इनकम पूछ के आपको लिख देना है कि कितना इनकम है। बट जो भी बड़ा कोई भी प्रपोजल रहेगा तो इनकम प्रूफ आपको लेना रहेगा, जैसे उसका सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनमें से देख के ही आपको इनकम लिखनी है। यदि कोई भी पर्सन जिसका पॉलिसी हम ले रहे हैं और वो आर्म फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स आपको लिखनी रहेगी, नहीं तो आपको ये कॉलम नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देना है। देन ऑक्यूपेशन उसका कैसा है, हिजाड़ियस ऑक्यूपेशन तो नहीं है। जैसे मान लीजिए उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है, ओएनजीसी में काम करता है तो रिफाइनरी में जाने का काम हो तो रिस्की काम है। मान लीजिए उसको ट्रैवलिंग करने का काम हो तो रिस्की काम है। मान लीजिए ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है उसका रोड लाइंस का, या फिर उसका आयात निर्यात का काम है, उसको खुद को जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का काम है उसको खुद को जाना पड़ता है, तो इजाड़ी इसमें आता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है तो लिख देना है, नहीं तो नो करके जाने देना है। देन आपको कहीं भी कोई कोर्ट ने कोई चार्ज तो नहीं किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, ये वो आपको लिखना है, नहीं तो नो करके यहाँ पे जाने देना है आपको। देन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड कोई पर्सन है, उसको पॉलिटिकली तरीके से एक्सपोज कोई पर्सन है, आरबीआई की गाइडलाइंस के उसके हिसाब से उसको दोषी ठहराया गया है, तो आप यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं तो नो करके आपको जाने देना है। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ नो करने की। देन प्रीवियस पॉलिसी, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस, प्रीवियस पॉलिसी एलआईसी और दूसरी कंपनी से कोई भी ली हुई हो तो आपको यहाँ पे लिखनी है, और ख़ास ध्यान रखना है कि प्रीवियस सारी पॉलिसीज़ आपको लिखनी है। देन लास्ट 3 ईयर्स में कौन कौन सी पॉलिसीज उसकी लैप्स हुई है या सरेंडर करवाई है वो तो कंपलसरी ध्यान में रखते हुए लिखनी है। जैसे यहाँ पे कॉलम दिए हैं 1 2 3 4 5 पॉलिसीज आप इसमें लिख सकते हैं, और यदि इससे ज़्यादा पॉलिसीज हैं तो एक अटेंडम लगा के एक कस्टमर का साइन करवा के इसमें अटैच कर देना है आपको। इसमें सारी डिटेल्स, पॉलिसी नंबर, कौन सी ब्रांच से ली है या कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से ली है, प्लान कौन सा लिया है, कितने साल की पॉलिसी मतलब टर्म ली हुई है, सम एश्योर्ड कितना है, वो सब आपको लिखते हुए जाना है। कब पॉलिसी लिया है, डेट ऑफ कमिटमेंट जिसको बोलते हैं, डेट ऑफ रिवाइवल, यदि बीच में रिवाइवल करवाया है तो कौन सा डेट ऑफ रिवाइवल है ये आपको लिखना है। रिवाइवल का मतलब बंद पॉलिसी फिर से चालू करवाई है तो। देन अभी नेक्स्ट आते हैं अपन, और यदि
पॉलिसी की एफईपी डेट, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम यदि ड्यू हो गया और भरा नहीं है उसने, तो यहाँ पे एफईपी लिख देना है अपने को कब से ड्यू है, या फिर सरेंडर करवाई है तो यहाँ पे सरेंडर की डेट लिख देनी कि कौन सी तारीख को वो सरेंडर करवाया हुआ है। देन यहाँ पे 14 नंबर में आएंगे अपन, तो यहाँ का एक क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसा प्रीवियस पॉलिसी है जिसमें एलआईसी ने उसने खुद ने विड्रॉन किया है या फिर एक्सटेंड किया है या ड्रॉप किया है, एलआईसी ने मना कर दिया है या डिक्लाइन कर दिया है, ऐसा कोई भी है तो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो नो करके आपको जाने देना है। देन एक्सेप्टेड विद एक्स्ट्रा प्रीमियम और लीन, यदि एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ कोई भी पॉलिसी आपको एक्सेप्ट हुई है तो वो लिखना है। यदि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस मांगी थी उसके अलावा एलआईसी ने कुछ और एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा के या अदर टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से आपको पॉलिसी दी और आपने एक्सेप्ट की है तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल में आपको दो तरीके के माइनर नॉमिनी और मेजर नॉमिनी। माइनर में अपॉइंटी लेना कंपलसरी, 18 साल से छोटे एज का नॉमिनी आप रखते हैं तो कंपलसरी आपको अपॉइंटी मतलब उसकी देखभाल करने वाला कौन है उसका नाम लिखना है। और मेजर में आपको ये जो नॉमिनी आप लिखेंगे तो खास बात ध्यान रखेंगे कि उसका नॉमिनी का डॉक्यूमेंट देख के लिखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आप इसमें मल्टीपल नॉमिनी भी रख सकते हैं। मल्टीपल नॉमिनी मतलब 2-3 नॉमिनी भी परसेंटेज वाइज से लिखना है। और एज आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के एज कैलकुलेट करके लिखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको लिखना है। देन कस्टमर का यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है, सिग्नेचर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, यहाँ पे कस्टमर का आपको सिग्नेचर करवाना है। देन आगे चलते हैं अपन सेक्शन 2 प्रपोज्ड प्लान। सेक्शन 2 प्रपोज्ड प्लान में ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस। अभी अपन गलती क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस में सब में सेविंग करके जाने देते हैं, पर ऐसा अपने को नहीं करना है। यहाँ अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, इनमें से मैच नहीं होता है तो भी आप अपने पेन से आपको लिख देना है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, जैसे जीवन शांति लिया है तो यहाँ पे वो प्योरली सेविंग प्रोडक्ट है। फिक्स प्लान आपने लिया है तो सेविंग जैसा प्रोडक्ट है, पर ओनली आप रिस्क कवर करेंगे तो टर्म प्लान लिया है तो ही रिस्क कवर करना है, नहीं तो सेविंग एंड रिस्क कवर बात जो भी ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं सेविंग और रिस्क कवर दोनों के साथ में होता है, तो यहाँ पे अपने को दोनों लिखना है। यदि कोई पेंशन प्लान टाइप का लिया है, वेल्थ क्रिएशन प्लान लिया है तो आपको ये आगे लिख देना है। जो पॉलिसी आप ले रहे हैं वो इंडिविजुअल लाइफ पे ले रहे हैं, एम्प्लॉयर पे ले रहे हैं, या फिर एचयूएफ में ले रहे हैं, या मैरिड वुमेन एक्ट के तहत ले रहे हैं, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जो भी ले रहे हैं उस पर आपको राइट का निशान लगा देना है। देन आते हैं राइडर्स। राइडर्स में कौन कौन से राइडर्स आपके पास हैं और कौन कौन से आप ले रहे हैं, तो ये बॉक्स दिया है, चेक बॉक्स, उसमें आपको क्लिक करना रहेगा जो भी राइडर आपको लेना है। अभी आते हैं अपन 4th ऑप्शन जहाँ पे प्लान टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म ये दिया हुआ है। सबसे पहले प्लान का टेबल नंबर अपने को लिखना रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे टेबल नंबर आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 936 लिखता हूँ तो 936 लिखा। देन 936 में हमने 25 साल की टर्म ली तो स्लैश आपको करना है, 25 साल की टर्म लेके मैंने लिख दिया। देन कितने साल प्रीमियम पेइंग टर्म थी तो 16 साल मैंने यहाँ में लिख दिया। तो इस तरीके से पहले कॉलम में आपको प्लान टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म लिख देना है। जैसे अब देन बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो सम एश्योर्ड कितना है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए है तो इस कॉलम में 10 लाख रुपए लिखना है। यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख देना है। मैंने 10 लाख रुपया, ये 10 लाख रुपया मैंने लिखा, 10 लाख रुपया लिख दिया। तो ये कॉलम में आपको ये लिख देना है। देन अब आता है कौन से मोड में आपको प्रीमियम लेना है।
तो यहाँ पे आपको मंथली या फिर क्वार्टरली जो भी आपको मोड में लिया है वो लिख देंगे। टर्म राइडर, अभी गलती अपन क्या करते हैं यहाँ पे टर्म राइडर में यस नहीं लिखना है, यहाँ पे कितना सम एश्योर्ड लिया है वो आपको लिखना है। कितना सम एश्योर्ड लिया है, मान लो 10 लाख का सम एश्योर्ड टर्म राइडर में लिया है तो टर्म राइडर में 10 लाख लिखना है। क्रिटिकल इलनेस में जितना भी सम एश्योर्ड लिया है वो सम एश्योर्ड लिखना है, यस नो नहीं लिखना है, सम एश्योर्ड लिखना है। यदि नहीं लेना है तो नो लिख देना है, पर लेना है तो आप यस लिख के नीचे सम एश्योर्ड लिखो या फिर डायरेक्ट सम एश्योर्ड लिखोगे तो भी चलेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट कितना लेना है वो आपको लिखना है। यहाँ भी आपको सम एश्योर्ड ही लिखना है, कितने का एक्सीडेंटल बेनिफिट या एडीडी भी आपको लेना है वो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। देन अपन आगे जाते हैं। हाँ, अब यदि कोई पुलिस पर्सनल है और एक्सीडेंटल बेनिफिट या एडीडी भी लेना चाहता है तो उसको LIC कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि पुलिस ड्यूटी में है और तो यस करना है, देन लेना चाहता है तो यस करना है, नहीं लेना चाहता है तो नो नो नहीं तो नो करके अपने को जाने देना है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट के केस में LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यदि किसी चाइल्ड के नाम से पॉलिसी ली है आपने और आप उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट देना चाहते हैं तो एक फॉर्म तो आपको प्रपोजर का भरना रहेगा, जो पैसा दे रहा है उसका, मतलब प्रपोजर का फॉर्म नंबर 300 और चाइल्ड का फॉर्म नंबर 360, 2 फॉर्म भरने रहेंगे। तो यदि प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेना है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा और जो 360 नंबर चाइल्ड का फॉर्म है वो इसके साथ में अटैच करना रहेगा। दूसरा आगे दिया है आधार स्तंभ आधारशिला पॉलिसी आपने ली है तो आपको ये भरना रहेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि आधारशिला आधार स्तंभ 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती है। तो पहले से कोई पॉलिसी ली हुई है तो यहाँ पे आपको दिखाना रहेगा। देन यहाँ है टर्म प्लान। टर्म प्लान में स्मोकर नॉन स्मोकर दिया हुआ है। यदि टर्म प्लान ले रहे हैं अपन जीवन नंबर 955 तो यहाँ पे आपको स्मोकर नॉन स्मोकर की कैटेगरी दिखानी रहेगी, क्योंकि अभी सब कॉमन फॉर्म कर दिए हैं। पहले तो क्या था कि अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। अभी यहाँ पे टर्म प्लान का है बेसिक सम एश्योर्ड लेना है या इंक्रीजिंग लेना है, जो भी आपको लेना है यहाँ पे क्लिक करके आप जाने देना है। देन आगे आता है साइमल्टेनियसली प्रपोजल्स। यदि आपने आपका कोई दूसरी ब्रांच में प्रपोजल रखा है या कोई रिवाइवल करवाने के लिए प्रपोजल रखा है तो यहाँ पे आपको यस या नो लिखना रहेगा। यदि रखा है तो यस लिखना रहेगा, नहीं तो नो लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी प्रपोजल नहीं लिखा है तो नो लिख दिया। देन यहाँ पे यदि आपने आपके स्पाउस या चाइल्ड के नाम से कोई भी पॉलिसी आपके साथ में रखी है तो यहाँ पे यस लिखना रहेगा और उसका प्रपोजल नंबर देना रहेगा। जैसे यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं रखी है तो मैंने नो लिख दिया। देन आगे अपना सेटलमेंट ऑप्शंस की बात करें हम तो कौन कौन से सेटलमेंट्स अपने पास 2 तरीके के सेटलमेंट ऑप्शंस अभी नए आ गए हैं, जिसमें डेथ सेटलमेंट और मैच्योरिटी सेटलमेंट। यदि डेथ सेटलमेंट आपको लेना है तो यहाँ पे यस करिएगा और पीछे को एक अटेंडम दिया है वो आपको भरना रहेगा। तो डेथ सेटलमेंट आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। देन एक सेटलमेंट यहाँ पे मैच्योरिटी सेटलमेंट भी है, तो मैच्योरिटी सेटलमेंट का भी ऑप्शन आगे दिया हुआ है, उसमें अपन आगे चलते हैं। देन यहाँ पे अपन ये बात करता है, ये जो कंसेंट वाला कॉलम है बात करता है कि आपने ये पॉलिसी जो ले रहे हैं, ये पॉलिसी आप ले रहे हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लिया है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको यस लिखना है, नहीं तो नो लिखेंगे तो ये पॉलिसी आपको मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। देन
whether the terms and conditions of the proposed plan and any other information that you need matching your object of insurance have been explained by you the agent। ये बोलना चाहता है कि आप जो भी प्लान ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस के साथ मैच हो रहा है, मतलब जिस कंडीशन से या जिस पर्पज़ से आप ले रहे हैं वो मैच हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको यस लिखना है, नो लिखेंगे तो ये पॉलिसी डिक्लाइन हो जाएगी, LIC पॉलिसीज़ में देगी नहीं। देन आगे चलते हैं अपन। पर्सनल हेल्थ स्टेटस पे आते हैं। उसकी पर्सनल हेल्थ के बारे में सबसे पहले नॉर्मल केस में जहाँ पे मेडिकल नहीं होता है आपको एग्जैक्ट हाइट और वेट लिख के लेके आनी है। आपके पास वेट मशीन और मेजर टेप ज़रूर रखिएगा, छोटी वाली वेट मशीन आती है वो रखिएगा ताकि एग्जैक्ट हाइट और वेट आप वहाँ से लेके आएँ। और दूसरा आता है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स उसने लास्ट 5 साल से कोई प्रैक्टिशनर के यहाँ या कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको लिखना है, और किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाया है वो लिखना है, नहीं तो नो लिख के यहाँ पे आगे अपने को कंटिन्यू करना है। कहीं हॉस्पिटल में एडमिट रहा है तो वो भी इसमें लिखना है, दूसरा सी कॉलम है और हॉस्पिटल का एडमिट का है वो लिखना है। देन जो डी कॉलम है उसमें दिया है कि जहाँ भी ये जॉब करता है तो मेडिकल बैकग्राउंड पे कितने दिन एब्सेंट रहा है और रहा है तो यस लिखना है, और कितने दिन एब्सेंट रहा है वो भी आपको डिस्क्राइब कर देना है, और किस कारण से रहा है वो भी आपको डिस्क्राइब कर देना है। अभी अपन बात करेंगे डिजीज़ की। ये जो पूरा कॉलम दिया है डिजीज़ वाला, यहाँ पे 1 से लेके 14 तक डिजीज़ दी हुई है। देन 15वां कॉलम दिया है एनी अदर डिजीज़, जैसे पहले कॉलम में लंग्स, ऐसी अस्थमा है, ऐसी कोई भी बीमारी है तो आपको यहाँ यस लिखना है। और देन नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया है तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देना है कि कौन सी बीमारी है। जैसे दूसरे कॉलम है जब पाइल्स का है, लीवर का है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको यस और नो लिखना है। यस लिखा है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे 8th कॉलम में जैसे आई साइट है, चश्मा लगाते हो तो यहाँ आप यस लिख के आपको राइट और लेफ़्ट में कितना कितना नंबर उसका दिया हुआ है। कान में सुनने की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको लिख देना है। तो यहाँ ये जो डिजीज़ का कॉलम दिया है ये आपको खास ध्यान रख के भरना है। देन आता है पर्सनल हैबिट्स। पर्सनल हैबिट्स में क्या वो अल्कोहलिक ड्रिंक लेता है, या तो लेता है तो आपको यस लिख के उसकी क्वांटिटी लिखनी है, कितने दिन में और उसकी क्वांटिटी लेता है, पर डे या फिर पर वीक या पर मंथ, और देन उसकी क्वांटिटी इसमें लिखनी है। देन नारकोटिक्स ड्रग्स ऐसा कुछ लेता है तो यहाँ पे कितने दिन में लेता है और उसकी क्वांटिटी आपको लिखनी है। टोबैको प्रोडक्ट्स, गुटखा, सिगरेट ऐसा कुछ लेता है तो कितने दिन में या पर डे, जितना भी लेता है आपको क्वांटिटी के साथ में ये दिखाना रहेगा। देन फैमिली हिस्ट्री पे अपन बात करेंगे। यदि फैमिली में किसी को भी कोई भी बीमारी है तो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, जैसे स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, एनी अदर रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम, या फिर डाइड हो गए हैं डायबिटीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कैंसर से, HIV से, कोई भी, तो यहाँ पे आपको यस लिखना है और उसका नाम लिखना है और उस पर्सन के नाम के साथ में उसको किस तरीके की डिजीज़ थी और आपके साथ में क्या रिलेशन उसका था और कब डेथ हुआ वो आपको लिख देना है, यदि ये आपकी फैमिली में कोई भी अवेलेबल है तो। देन फादर का एज। दोस्तों आप क्या करिएगा, यहाँ पे एज लाइव एपिसोड से पूछिएगा या प्रपोजर से पूछिएगा कि कितना फादर का एज कितना है, मदर का एज कितना है, ब्रदर का एज कितना है। अब यहाँ पे लिविंग और डेड दिया है, कितने भाई उनके अभी जिंदा हैं और कितने की डेथ हो गई है, ऐसे करके दिया हुआ है। देन सिस्टर्स, लिविंग एंड डेड, स्पाउस का यहाँ पे आपको एज लिखना है और बच्चे, कितने बच्चे हैं उनका सबका एज यहाँ पे लिख देना है। हेल्थ स्टेटस सबकी गुड है तो यहाँ पे गुड लिख देना है। देन एज ऑफ डेथ, यदि किसी की भी डेथ हो रखी है तो यहाँ पे कितने साल में डेथ हुई है और
कारण, कौन सी ईयर में डेथ हुई है और उसका क्या कारण था। जैसे ये वाला कॉलम है अपना, ईयर और कॉज, किस कारण से डेथ हुई, मान लीजिए बीमारी से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है या ओल्ड एज में हुई है, जो भी आपको कारण हो वो आपको लिख देना है। देन आते हैं 4 फीमेल लाइव्स। फीमेल कैटेगरी है और फीमेल को आपने ये प्रपोजल फॉर्म फीमेल के लिए काम में लिया है, तो आपको जो डिटेल हैं अभी उसको पूछना है कि रिसेंटली प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो कितने दिन की प्रेगनेंसी है, क्योंकि अपन 24 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होने पर अपन नहीं देते हैं। देन यदि प्रेग्नेंट नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देना है तो यस लिख देना है। देन लास्ट डिलीवरी डेट, अब से पहले वाला छोटा उसका बच्चा है वो कितने साल का हो गया है उसकी डेट ऑफ बर्थ अपने को पूछ लेनी है, तो उसकी लास्ट डिलीवरी डेट आपको मालूम चल जाएगी। कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज ऐसा कोई भी पहले करवाया हुआ है या सिजेरियन करवाया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिखना है, नहीं तो नो लिख के अपने को कंटिन्यू करना है। देन कंसल्टेंट और गायनोलॉजिस्ट की कोई भी इन्वेस्टिगेशन उसने करवाई है या कोई भी उस तरीके की बीमारी है तो आपको यहाँ पे लिखना है डी कॉलम में। देन हस्बैंड डिटेल्स में आप जाएंगे तो हस्बैंड के उसके का नाम लिखना रहेगा, ऑक्यूपेशन क्या है उसका और कितना इनकम है, और हस्बैंड के इंश्योरेंस की पॉलिसीज, प्रीवियस पॉलिसीज भी आपको यहाँ पे दिखानी रहेंगी। देन ये दिखाने के बाद यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड का सिग्नेचर आपको करवाना है। देन अपन कंटिन्यूस चलते हैं। सेक्शन 4 डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में आई यहाँ पे पर्सन का नाम मान लीजिए जिसके नाम से पॉलिसी ले रहे हैं, मानो ये मेरे नाम से पॉलिसी है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे राजेश। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने को राजेश कुमार सैनी, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख के कंटिन्यू करना है। देन आगे अपन जाएंगे डेटेड एट, मतलब कहाँ रहता है, कहाँ आपने सिग्नेचर करवाया है वो लिखना है। जैसे अहमदाबाद है तो यहाँ पे आपने अहमदाबाद लिख दिया है। कौन सी डेट को सिग्नेचर करवाया है तो यहाँ पे आपको लिखना है डेट, देन मंथ और ईयर। जैसे मैं यहाँ पे आज 15 अप्रैल 04/2020 ये मैंने लिख दिया, 15 अप्रैल 2020 यहाँ पे लिख दिया। डेटेड ऑफ अहमदाबाद मैंने यहाँ पे अहमदाबाद लिख दिया है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। देन सिग्नेचर ऑफ विटनेस, अब विटनेस में एजेंट भी विटनेस कर सकता है और उसका कोई भी नेबर से भी आप विटनेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ विटनेस में आपको विटनेस करवाना है। देन उसका नाम, ऑक्यूपेशन और एड्रेस क्या है। देन यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर फिर से करवाना है, यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर करवाना है। जैसे मैं यहाँ क्रॉस का साइन करूँगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर है, और राइट का निशान लगाता हूँ वहाँ पे आप ये समझिए कि प्रपोजर का सिग्नेचर है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे क्रॉस का सिग्नेचर किया है वहाँ एजेंट का सिग्नेचर, राइट का निशान वहाँ प्रपोजर का सिग्नेचर। इस तरीके से अपन कंटिन्यू करेंगे। देन आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि डिफरेंट लैंग्वेज में साइन करता है या डिसेबल्ड है, फॉर्म को समझ नहीं पाता है, उस केस में तो यहाँ दिया हुआ है कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव फुली एक्सप्लेन द अबो क्वेश्चंस। मतलब आप एजेंट हैं तो आपने इसको ये समझाया है, आपने इसको एक्सप्लेन किया है, ये ध्यान रखिएगा। आपने इसको जो एक्सप्लेन किया है ये अच्छे से समझाया है,
ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, तो यहाँ पे आपको एजेंट का सिग्नेचर करना रहेगा, क्योंकि जनरली कस्टमर तो को जो भी समझाते हैं हम ही समझाते हैं, तो यहाँ पे आपको एजेंट का सिग्नेचर करना रहेगा। देन यहाँ पे एजेंट का नाम और उसका एड्रेस। देन नीचे आता है कि ये कस्टमर डिक्लेयर करेगा कि इस आदमी ने मेरे को ये समझाया है, जैसे आई सर्टिफाइड दैट फ्रॉम एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फुली एक्सप्लेन टू बाई मी, नेम और डेजिग्नेशन। मान लीजिए किसी एजेंट का नाम है विकास कुमार, एजेंट ने इसने मेरे को ये समझाया है। देन यहाँ पे फिर से कस्टमर का सिग्नेचर करवाना है। आगे यदि वो डिफरेंट लैंग्वेज में साइन करता है या फिर वो इलिटरेट है, तो फिर से आपको एक सिग्नेचर करना रहेगा कि मैंने इसको इस लैंग्वेज में समझाया है, और यहाँ पे लैंग्वेज लिख देनी है। डिफरेंट लैंग्वेज में साइन करें, जैसे इंग्लिश का फॉर्म लिया है और गुजराती में या हिंदी में साइन करता है, तो आपको यहाँ पे हिंदी, जिसमें गुजराती में साइन किया है तो गुजराती लिख के आपको नीचे सिग्नेचर करना है, आपका नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। ठीक है। देन अपन कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 45। सेक्शन 45 में LIC कभी भी पूछ सकती है, 3 साल के अंदर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोई भी क्वेश्चन फर्दर पूछ सकती है। 41 ये कमीशन से रिलेटेड सेक्शन है। यहाँ पे 45 में भी आपको सिग्नेचर करवाना रहेगा। 45 में जो सिग्नेचर है ये कस्टमर का सिग्नेचर करवाना रहेगा। 41 सेक्शन है, यहाँ पे आपको कमीशन से रिलेटेड है, आपको किसी को कमीशन नहीं देना। यहाँ पे कस्टमर और एजेंट दोनों डिक्लेयर करते हैं कि हमने कमीशन नहीं दिया है, और कस्टमर बोलता है कि हमने कमीशन नहीं लिया है, तो कस्टमर को आप बोल सकते हैं कि देखो आपने यहाँ पे साइन किया और कमीशन नहीं ऑफ़र किया जाएगा। देन अपन कंटिन्यू करते हैं। सेटलमेंट ऑप्शंस की बात करें कि पीछे जो ऑप्शन आया हुआ था, सेटलमेंट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले डेथ सेटलमेंट। डेथ सेटलमेंट में ऑप्शन दिया है कि 5 साल, 10 साल और 15 साल में। यदि डेथ होती है तो उसको उसकी फैमिली को सिक्योर करके जाना है कि आने वाले 15 साल तक या 10 साल तक मेरी फैमिली को इस इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता रहे, क्योंकि डेथ के केस में कोई भी नॉमिनी सेटलमेंट ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता है। देन वो ये भी डिक्लेयर करता है कि मेरी फैमिली को एब्सोल्युटली अमाउंट, मतलब इतना अमाउंट फिक्स मिल जाए। मान लो 10 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख रुपया तुरंत मिल जाए, देन बाकी का इंस्टॉलमेंट में मिल जाए। इस तरीके से भी वो डिसाइड कर सकता है, और इंस्टॉलमेंट की परसेंटेज भी वो डिसाइड कर सकता है। यदि मिनिमम जो इंस्टॉलमेंट में नहीं बैठता है, तो ये नीचे जो ऑप्शन 5,000, 15,000, 25,000, 50,000 ये दिया हुआ है, इस तरीके से आपको जाना है। देन अभी खास बात ध्यान रखनी है सिग्नेचर की। सिग्नेचर में यहाँ पे डेट और प्लेस दोनों लिखना है। यहाँ पे मान लो 15/4 को सिग्नेचर करवाया, तो 15/4 लिखा मैंने 2020, और कहाँ पे सिग्नेचर करवाया है, मतलब अहमदाबाद है तो अहमदाबाद लिखूँगा। जैसे अहमदाबाद मैंने लिखा, इस तरीके से आपको डेट एंड प्लेस लिखना है। देन आपको कस्टमर का सिग्नेचर भी यहाँ पे करवाना है, देन उसका नाम लिखना है। देन एक आता है मैच्योरिटी सेटलमेंट, इसमें डेथ सेटलमेंट तक का ही कॉलम दिया हुआ है। देन एक मैच्योरिटी सेटलमेंट आता है। मैच्योरिटी सेटलमेंट में भी इसी तरीके से आपको सिग्नेचर करवाने रहेंगे। देन अभी एक और क्वेश्चन है आपके सामने जो अपने फॉर्म में आता है, ACR, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। वो किस तरीके से भरी जाए वो भी मैं आपको बताता हूँ। एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, दोस्तों ये आपकी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। यहाँ पे एजेंट का नाम, मोबाइल नंबर,
डेवलपमेंट ऑफिसर का कोड और मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे उनका लिखिएगा। देन आपका एजेंसी कोड। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो दिया है, नेम ऑफ द प्रपोजर, यहाँ पे आपको प्रपोजर या लाइफ एश्योर्ड का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है और कौन सा प्लान दिया है और कितना सम एश्योर्ड दिया है। मान लो आपने 945 प्लान दिया है, तो यहाँ पे 945 कितने साल की टर्म दी है, मान लीजिए 15 साल की टर्म दी है, तो यहाँ पे वो लिखना रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 945 लिखा, 15 साल की टर्म है तो 15 साल की टर्म देके 15 साल लिख दिया है। देन आगे कितने का सम एश्योर्ड, मान लीजिए 25 लाख का सम एश्योर्ड है, तो यहाँ पे 25 लाख मैंने लिख दिया है। राइट, इस तरीके से आपको लिख देना है। देन क्या कस्टमर को इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एक्सप्लेन किया है, उसको एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल, यहाँ पे यस लिखना है। देन कस्टमर का ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, किस कारण से वो पॉलिसी ले रहा है, वो आपने मैच किया है या मैच हो रहा है उसका, तो यस लिखना है। आपने उसको बेनिफिट इलस्ट्रेशन जो कि LIC का होता है वो दिया है, तो यहाँ पे भी यस लिखना है। इन जो तीनों कॉलम में है आपको यस ही लिखना रहेगा, नहीं तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। मतलब इन तीनों कॉलम में अलग अलग से आपको यस लिखना रहेगा। अभी आप कितने समय से उसको जानते हैं, यहाँ पे आपको जितने समय से जानते हैं, आप 10 दिन से जानते हैं तो 10 दिन लिखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सम टाइम, मोर टाइम, लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं लिखना है। मान लो 2 महीने से जानते हैं तो यहाँ पे 2 मंथ आप लिखिएगा। आप जितने दिन से जानते हैं उतना दिन लिखिए। मान लो 1 दिन से जानते हैं तो 1 ही दिन लिखिएगा, पर यहाँ पे स्पेसिफाई करिएगा टाइम। क्या आप उससे रिलेटेड हैं? यदि आपके कोई भी रिलेशन में हैं तो आप उसमें रिलेशन स्पेसिफाई करिएगा। अभी दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि पहले भी आपका क्वेश्चन आया था। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन लिखिएगा। अभी यहाँ पे मान लीजिए आपका इसमें प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ ऑब्लिक दिया है। ऑब्लिक में प्रपोजर का जो पैसा देने वाला है, मान लीजिए वाइफ के नाम से पॉलिसी ली है और हस्बैंड उसका प्रपोजर है, तो यहाँ पे आपको दोनों का एजुकेशन लिखना है। मान लीजिए हस्बैंड का एजुकेशन MA है तो MA आपने लिख दिया, वाइफ का मान लीजिए BA है तो यहाँ पे आपने BA लिख दिया। ऐसे ऑब्लिक करके आपको लिख देना है। देन अब बात करेंगे प्रपोजर लाइफ एश्योर्ड। यदि फॉरेन नेशनल है, इंडियन फॉरेन नेशनल है, तो यहाँ पे लिख देना है कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप है, या आपने उसका सिटीजनशिप कार्ड चेक किया है। और कार्ड चेक किया है तो आप उसका कार्ड भी साथ में लगा सकते हैं, वो आपको लिख देना है। देन पॉलिटिकल एक्सपोर्ट, जो पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। देन RBI की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी दोषी है तो यहाँ पे आपको लिखना है। क्या आप प्रपोजर से, जो F ऑप्शन है, ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, F वाला कॉलम, ऐप की बात कर रहा हूँ, आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप यस लिखेंगे तो भी फंसेंगे, नो लिखेंगे तो भी फंसेंगे। इस कॉलम में आपको क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल हम सेटिस्फाइड हैं, तो मैंने यस लिखा। देन आगे पढ़िए, लाइफ एश्योर्ड टू बी इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़। यदि वो कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी से कनेक्टेड है तो आप क्या लिखेंगे? यस लिखोगे तो भी फंस जाओगे, नो लिखोगे तो भी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आंसर दिया कि यस आप सेटिस्फाइड हैं। देन ऑब्लिक, जैसे इसने ऑब्लिक किया वैसे ऑब्लिक करके आपको लिख देना है नॉट कनेक्टेड। नॉट मैंने लिखा, देन कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड लिख के आपको छोड़ देना है। देन KYC इसने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, KYC में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको यस लिखना रहेगा। देन अभी आएंगे फाइनेंशियल असेसमेंट पे, जो एजेंट को करना होता है। एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम, वो किस सोर्स से अपनी इनकम जनरेट करता है, बिजनेस, सर्विस, जो भी उसका है वो आपको दिखा देना है। ठीक है। देन इनकम थ्रू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, वो आपको लिखना है।
इनकम थ्रू HUF। यहाँ पे जैसे आपने देखा बिजनेस, तो पहले कॉलम में ए में बिजनेस लिख दिया, जो भी उसका एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम है उससे इनकम, यहाँ पे इनकम का अमाउंट लिखना है। मान लीजिए उसके प्रोफेशन से, बिजनेस से 2 लाख रुपए इनकम आती है तो आपने 2 लाख रुपए लिखी। देन इनकम थ्रू HUF, मान लो HUF से भी कुछ इनकम आती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए HUF से इनकम आई तो HUF की इनकम लिखी। देन अदर सोर्सेज से भी उसकी इनकम आती है तो अदर सोर्स से भी आपने इनकम लिखी। तो सारी इनकम आपको यहाँ पे लिखनी है और आपने उसका इनकम प्रूफ में क्या लिया है वो भी यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना रहेगा। ITR लिया है, फॉर्म 16 लिया है, 26S लिया है, बैंक स्टेटमेंट लिया है, सैलरी स्लिप ली है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट लिया है, CA सर्टिफिकेट लिया है, जो भी आपको ने लिया है वो आपको लिखना रहेगा। पर मान लीजिए छोटी पॉलिसी है और आपने नहीं लिया है तो वो आपको यहाँ पे नो लिख के तीनों कॉलम में, जैसे ITR इनमें सब में नो लिख के आपको जाने देना है और इनकम में ओरल लिख देना है कि हमने उसको वेरीफाई किया, हम सेटिस्फाइड है, बाकी कुछ लिया नहीं है। देन व्हाट इज़ द पान नंबर, पान नंबर यदि दिया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो यस लिख के पान नंबर आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजर लाइफ एश्योर्ड एंड जस्टिफाई द करंट प्रपोजर। यहाँ पे आपको कंपलसरी यस लिखना है तो ही ये पॉलिसी मिलेगी। आपने जस्टिफाई किया है कि ये आदमी की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी है तो ये पॉलिसी मिलेगी। क्योंकि ये प्रीवियस प्राइमरी अंडर राइटर देखा जाए तो एजेंट होता है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन देगा ऑफिस उसके ऊपर ही वर्कआउट करेगा। आपने उसकी प्रीवियस पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। और कोई भी पॉलिसी उसकी लैप्स तो नहीं है। अभी देखिएगा यहाँ पे भी आपको दोनों डिस्कस किया है, बिल्कुल यहाँ पे यस डिस्कस किया है और कोई पॉलिसी लैप्स तो नहीं है वो। अब यहाँ पे यस लिख के छोड़ देंगे तो भी दोनों का आंसर यस माना जाएगा, मतलब डिस्कस किया है और लैप्स है पॉलिसी, मतलब गलत हो गया। नो लिखेंगे तो भी फंसेंगे। तो यहाँ पे आपको नो पॉलिसी लैप्स, नो पॉलिसी लैप्स करके आपको आगे कंटिन्यू करना है। देन आता है कि कोई भी बी जो ऑप्शन है, आर यू अवेयर ऑफ एनी प्रपोजल रिवाइवल और एनी पॉलिसी ऑफ द प्रपोजर लाइफ एश्योर्ड हैविंग बीन डेफर्ड डिक्लाइन। कोई भी पॉलिसी अभी रिवाइवल करवाई है वो लिखना है, या फिर LIC ने कोई भी पॉलिसी उसकी डिक्लाइन कर दी है पहले, वो आपको यहाँ पे दिखाना है। देन 5 ऑप्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। तो हेल्थ की कंडीशन यहाँ पे गुड लिखनी है, यदि अच्छी है तो, बाकी आपको लगता है कि एवरेज है तो एवरेज लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड, हेल्थ की कंडीशन गुड। डज हैव एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा। मैंने नो लिखा है। देन यहाँ पे हाइट वेट लिखना है उसका। देन ऊपर का कॉलम है एक, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ हिज हैविंग सफ़र्ड फ्रॉम एनी इलनेस, यदि आपको कोई भी ऐसी नॉलेज है कि वो कोई भी इलनेस से सफरिंग कर रहा है तो लिखिएगा। यहाँ पे कोई भी सफरिंग नहीं कर रहा है तो नो लिखिएगा। देन हाइट वेट यहाँ पे जो पीछे को दिया हुआ था सेंटीमीटर में लिखना है आपको। देन सेंटीमीटर में ही लिखना है, वजन केजी में आपको लिखना है। एनी ऑक्यूपेशन, उसका कोई भी ऑक्यूपेशन या फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्की है, तो यहाँ पे यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिख देना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिमार्क्स में आप डालना चाहें तो यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर आएगा प्लेस। और तो ये अपना कंप्लीट होता है कि फॉर्म नंबर 300 कैसे भरा जाए।